हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ सिग्नल्स के बारे में। देखिए, अगर हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो जब कोई भी मॉलिक्यूल रेडियो वेव रीजन की रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो वो एनएमआर स्पेक्ट्रा में डिफरेंट टाइप के सिग्नल देता है। अब कोई भी मॉलिक्यूल एनएमआर स्पेक्ट्रा में कितने सिग्नल देगा, तो यहाँ पर किसी भी मॉलिक्यूल के लिए नंबर ऑफ सिग्नल्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ऐसे प्रोटॉन्स जिनके लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू सेम होती हैं उनको हम केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स या केमिकल शिफ्ट इक्विवेलेंट प्रोटॉन कहते हैं। अब देखिए, अगर प्रोटॉन्स के लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू सेम होती है तो उसका मतलब होता है उस प्रोटॉन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है, या हम कह सकते हैं उस प्रोटॉन का एनवायरनमेंट सेम होता है। अब किसी भी मॉलिक्यूल में अगर इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो वहां पर एक ही सिग्नल बनता है। मींस अगर किसी मॉलिक्यूल में इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स का एक सेट होता है तो वहां पर एक रेजोनेंस सिग्नल ही बनेगा। किसी भी कंपाउंड में जितनी तरह के प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसमें उतने ही एनएमआर सिग्नल बनते हैं। देखिए, अगर किसी कंपाउंड में दो तरह के प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो उसमें इस तरह से दो सिग्नल ही बनेंगे। अगर तीन तरह के प्रोटॉन होते हैं तो उसमें तीन सिग्नल बनेंगे, और एक तरह के प्रोटॉन अगर होते हैं तो उसमें एक सिग्नल ही बनेगा। अब किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ सिग्नल कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए, कुछ केसेस की बात करें तो उनके लिए जो नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं हम उस कंपाउंड के फॉर्मूले को देखकर पता लगा सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में हम कंपाउंड के फॉर्मूले को देखकर नंबर ऑफ सिग्नल को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, पहले बात करते हैं ऐसे कंपाउंड्स की जिसका फॉर्मूला देखकर हम नंबर ऑफ सिग्नल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं एसीटोन का। देखिए, एसीटोन का फॉर्मूला देखें तो यहाँ पर टोटल 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। 3 इस कार्बन के साथ हैं और 3 इस कार्बन के साथ हैं। अब अगर हम इस मिथाइल ग्रुप को देखें तो ये इस ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, और अगर इस मिथाइल ग्रुप को देखें तो ये इस ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। मींस दोनों मिथाइल ग्रुप एक ही तरह के ग्रुप के साथ अटैच हैं, या हम कह सकते हैं दोनों मिथाइल ग्रुप यहाँ पर इस ग्रुप से अटैच हैं। तो कह सकते हैं दोनों मिथाइल ग्रुप के जो प्रोटॉन्स हैं वो एक ही एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इन प्रोटॉन्स के लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू सेम रहेगी, तो हम कह सकते हैं ये प्रोटॉन केमिकली इक्विवेलेंट होते हैं, और केमिकली इक्विवेलेंट होने की वजह से इन 6 प्रोटॉन के लिए एक सिग्नल ही बनेगा। अब बात करते हैं नाइट्रोइथेन की। नाइट्रोइथेन का फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब इस कंपाउंड में टोटल 5 प्रोटॉन प्रेजेंट हैं। अब मिथाइल ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप हैं वो इस ग्रुप से अटैच हैं, और अगर मिथाइलिन ग्रुप की बात करें तो वो मिथाइल और नाइट्रो ग्रुप से अटैच है। तो हम कह सकते हैं मिथाइल ग्रुप के जो प्रोटॉन और मिथाइलिन ग्रुप के जो प्रोटॉन हैं दोनों अलग अलग ग्रुप से अटैच हैं, तो इन दोनों का एनवायरनमेंट क्या होगा, अलग होगा। मींस मिथाइल ग्रुप के 3 प्रोटॉन इक्विवेलेंट होंगे और इस मिथाइलिन ग्रुप के 2 प्रोटॉन इक्विवेलेंट होंगे, लेकिन ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर एक सिग्नल तो बनेगा मिथाइल ग्रुप का और एक सिग्नल बनेगा मिथाइलिन ग्रुप का। तो हम कह सकते हैं नाइट्रोइथेन में टोटल 2 एनएमआर सिग्नल बनेंगे। अब बात करते हैं ब्यूटेनॉन की। तो देखिए, ब्यूटेनॉन में टोटल 8 प्रोटॉन प्रेजेंट हैं। 6 तो हो जाएंगे मिथाइल ग्रुप की फॉर्म में और 2 हो जाएंगे यहाँ पर मिथाइलिन ग्रुप की फॉर्म में। अब अगर पहले मिथाइलिन ग्रुप की बात करें तो इस ग्रुप के जो प्रोटॉन हैं वो दोनों मिथाइल ग्रुप से अलग हैं। अब दोनों मिथाइल ग्रुप की बात करें तो वो भी दोनों एक दूसरे से अलग है। देखिए, पहले मिथाइल ग्रुप की बात करें तो वो इस ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और दूसरे मिथाइल ग्रुप की बात करें तो वो इस ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर मिथाइलिन
और दोनों मिथाइल ग्रुप से जो प्रोटॉन जुड़े हुए हैं उन सब का एनवायरमेंट अलग है। तो यहाँ पर टोटल 3 तरह के प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। पहला ग्रुप हो जाएगा इस मिथाइल ग्रुप का, दूसरा ग्रुप हो जाएगा इस मिथाइल ग्रुप का और तीसरा हो जाएगा इस मिथाइलिन ग्रुप का। तो यहाँ पर टोटल 3 सिग्नल बनेंगे। अब ये तो हो गए एग्जाम्पल ऐसे कंपाउंड्स के जिनके लिए हम नंबर ऑफ सिग्नल को फॉर्मूला देखकर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसे कंपाउंड्स की जिनमें हम इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स को स्ट्रक्चर देखकर रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते या नंबर ऑफ सिग्नल को हम स्ट्रक्चर देखकर कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो देखिए इस तरह के केसेस में हम आइसोमर नंबर का प्रोसीजर यूज करते हैं। मींस वो कंपाउंड कितने दूसरे आइसोमर बना सकता है और जो बने हुए आइसोमर हैं वो इनेंशियोमर हैं या डाइस्टीरियोमर हैं। अब इनेंशियोमर्स और डाइस्टीरियोमर्स फाइंड आउट करने के लिए हम उस कंपाउंड के हाइड्रोजन एटम को किसी दूसरे ग्रुप से रिप्लेस करते हैं। अब अगर 2 प्रोटॉन को रिप्लेस करते हैं और उससे सेम प्रोडक्ट बनते हैं या दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के इनेंशियोमर्स होते हैं तो उन दोनों प्रोटॉन्स को हम इक्विवेलेंट कहेंगे और उनके लिए एक सिग्नल ही बनेगा। अब देखिए अगर 2 प्रोटॉन्स को हम रिप्लेस करते हैं और उससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं या डाइस्टीरियोमर्स बनते हैं तो उन दोनों प्रोटॉन्स को हम नॉन इक्विवेलेंट कहेंगे और उन दोनों प्रोटॉन्स के लिए अलग अलग सिग्नल आएंगे। अब इसको हम n-पेंटेन के एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए n-पेंटेन में टोटल 5 कार्बन होते हैं और 6 प्रोटॉन मिथाइल ग्रुप के फॉर्म में और 6 प्रोटॉन मिथाइलिन ग्रुप के फॉर्म में अटैच होते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंट कार्बन से जो डिफरेंट प्रोटॉन्स जुड़े हुए हैं उनको हम Z ग्रुप से रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले हम C1 और C5 को Z से रिप्लेस करेंगे। तो देखिए ये बन जाएगा कंपाउंड A और ये बन जाएगा कंपाउंड B। अब इन दोनों कंपाउंड्स को अगर देखें तो ये दोनों सेम प्रोडक्ट होते हैं। मींस हम कह सकते हैं जो मिथाइल ग्रुप से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो सारे इक्विवेलेंट होते हैं। अब ये इक्विवेलेंट होंगे तो यहाँ पर एक NMR सिग्नल बनेगा। अब हम C2 और C4 के प्रोटॉन को Z से रिप्लेस करेंगे। तो देखिए इनसे C और D 2 कंपाउंड बनते हैं। इन दोनों कंपाउंड को देखें तो ये दोनों कंपाउंड भी क्या हैं, एक जैसे ही हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दोनों मिथाइलिन ग्रुप के जो हाइड्रोजन है वो इक्विवेलेंट हैं। तो इक्विवेलेंट होने की वजह से इनका भी एक सिग्नल ही आएगा। अब अगर C3 कार्बन के प्रोटॉन को Z से रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट बनता है। अब C3 कार्बन की बात करें तो यहाँ पर भी मिथाइलिन ग्रुप था और C2 और C4 कार्बन पर भी मिथाइलिन ग्रुप है, लेकिन प्रोडक्ट E का जो मिथाइलिन ग्रुप है वो प्रोडक्ट C और D से अलग होगा क्योंकि CD अलग प्रोडक्ट हैं और E अलग प्रोडक्ट हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इस मिथाइलिन ग्रुप के जो प्रोटॉन है वो इक्विवेलेंट हैं लेकिन दूसरे मिथाइलिन ग्रुप से अलग है। यहाँ पर दूसरे मिथाइलिन ग्रुप का मतलब है C2 और C4 के मिथाइलिन ग्रुप। अब अगर NMR सिग्नल की बात करें तो यहाँ पर भी टोटल एक ही NMR सिग्नल बनेगा। तो देखिए अगर n-पेंटेन की बात करें तो यहाँ पर 3 NMR सिग्नल बनते हैं। एक सिग्नल बनेगा इन दोनों मिथाइल ग्रुप का, एक सिग्नल बनेगा इन 2 मिथाइलिन ग्रुप का और तीसरा सिग्नल बनेगा बीच वाले मिथाइलिन ग्रुप का। या हम कह सकते हैं जो n-पेंटेन है उसमें इक्विवेलेंट प्रोटॉन के 3 सेट प्रेजेंट होते हैं और 3 सेट की वजह से उनमें 3 सिग्नल बनते हैं। अब देखिए अगर सेकंड नंबर वाले और फोर्थ नंबर वाले मिथाइलिन ग्रुप की बात करें तो जब इनसे 2 प्रोटॉन रिमूव होते हैं तो जो नए प्रोडक्ट्स बनते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। देखिए ये हो गया n-पेंटेन का फॉर्मूला। अगर C2 कार्बन से एक प्रोटॉन Z से रिप्लेस होता है तो यहाँ पर C2 कार्बन कायरल कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है और ये दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के मिरर इमेज बनते हैं। तो इन दोनों को हम
एनेंसियोट्रोपिक प्रोडक्ट्स कह सकते हैं, और ये जो प्रोटॉन प्रेजेंट हैं उनको हम एनेंसियोट्रोपिक प्रोटॉन्स कहते हैं। और ये दोनों एनेंसियोट्रोपिक प्रोटॉन मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट होते हैं, क्योंकि इन दोनों के एनवायरनमेंट एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। अब यहाँ पर दो एनेंसियोट्रोपिक प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, लेकिन एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर की बात करें तो वो इन दोनों एनेंसियोट्रोपिक प्रोटॉन्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है, क्योंकि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कायरलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता है। अब लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, क्लोरोइथीन। देखिए क्लोरोइथीन का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर 3 प्रोटॉन प्रेजेंट हैं। ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। अब अगर इसका फॉर्मूला देखें तो हमें A और B इक्विवेलेंट लग रहे हैं, लेकिन ये इक्विवेलेंट नहीं होते हैं। तो इन प्रोटॉन्स को हम Z से रिप्लेस करके देखेंगे। अब देखिए अगर A और B प्रोटॉन को हम Z से रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पर 2 डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। अगर इन दोनों प्रोडक्ट को हम देखें तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, डाइस्टीरियोमेरिक प्रोडक्ट्स। और ये जो प्रोटॉन्स होंगे उनको हम डाइस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन्स कहते हैं, और ये दोनों प्रोटॉन एक दूसरे के नॉन इक्विवेलेंट रहेंगे, मींस इनका एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है। अब अगर सिग्नल की बात करें तो HA और HB क्या है, दोनों नॉन इक्विवेलेंट हैं, तो ये दोनों अलग अलग सिग्नल प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर क्लोरोइथीन की बात करें तो यहाँ पर टोटल 3 NMR सिग्नल आएंगे। एक सिग्नल हो जाएगा A प्रोटॉन का, दूसरा सिग्नल हो जाएगा प्रोटॉन B का, और तीसरा सिग्नल हो जाएगा प्रोटॉन C का। तो ये हो गया नंबर ऑफ सिग्नल्स के बारे में।